आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं हमसाया एपिसोड 5। बहुत खूबसूरत और बहुत खूबसूरत हैं वो लोग जो लाइक्स और कमेंट्स करके किसी के कार्य को सराहते हैं। उन दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया। टाइम की कमी के कारण सभी कमेंट्स का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ हमसाया में। एपिसोड 5 समझने के लिए शुरू के 4 एपिसोड ज़रूर देख लीजिएगा जो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। युवराज बालकनी में खड़े आसमान की तरफ देखकर कहीं खोए हुए थे कि एक जोरदार आवाज़ उनके कानों में पड़ी और वो अपने कमरे से उस आवाज़ की तरफ भागे। युवराज ने वहां जाकर देखा श्रद्धा जमीन पर गिरी है और अंकल उसके पास बैठकर उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे। युवराज ने एक पल गंवाए बिना श्रद्धा को अपनी मजबूत बाजुओं में उठाते हुए कहा, मैं इसे कमरे में लेकर जाता हूँ, आप डॉक्टर को फोन कर दीजिए। युवराज ने उसको बिस्तर पर लेटाया और उसे एक चादर से कवर कर दिया। उसके पास बैठते हुए उसके सिर को सहलाते हुए बोले, क्यों, आखिर तुम ऐसी क्यों हो गई हो श्रद्धा? युवराज ने उसके चेहरे को देखा तो उनके चेहरे पर दर्द उभर आया। उसका हर पल खिलखिलाता गुलाबी चेहरा बिल्कुल वीरान था। खूबसूरत आंखें जिनमें हर पल एक शरारत नजर आती थी, उन्हीं आंखों के आसपास काले घेरे, नर्म नाजुक गुलाबी होंठ जिस पर मुस्कुराहट के सिवा कुछ रहता ही नहीं था। वही होंठ अब एकदम सूखे बेजान थे। जब से आई थी उसके इन लबों से एक आवाज तक युवराज ने नहीं सुनी थी। एक कोमल से फूल को किसी ने बेदर्दी से मसल दिया था और जिस दिन युवराज उसके घर गए थे उसके बाद से दोबारा उसको देखा भी नहीं था। शायद कुछ उसकी वजह ये भी थी कि वो उसके इस हाल के लिए खुद को जिम्मेदार समझने लगे थे और फिर उसका अपराधी का भी अभी तक पकड़ा ना जाना। ये बात उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, जो चाहकर भी किसी से बांट नहीं सकते थे। लेकिन आज श्रद्धा को देख उनकी आंखों में एक अलग ही दर्द और गुस्सा था। दयाल अंकल जैसे ही अंदर आए युवराज ने उनसे कहा, अंकल, क्या मैं आपका कुछ भी नहीं लगता? अंकल ने आश्चर्य से युवराज की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ युवराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? युवराज ने श्रद्धा की तरफ इशारा करके कहा, आज इसे इस हाल में देखकर मुझे लगा कि मैं आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आपने इसकी ऐसी हालत देखकर भी मुझे कुछ नहीं बताया। अंकल की आंखों में आंसू आ गए। नहीं युवराज, ऐसी कोई बात नहीं है और आप हमारे लिए कितना कर रहे हैं, मैं बस आपको परेशान नहीं करना चाहता था। लेकिन मैंने डॉक्टर से बात की थी। क्या कहा डॉक्टर ने? युवराज ने एकदम से पूछा। उनका कहना है कि श्रद्धा के दिमाग में उस बात से काफ़ी गहरी चोट लगी है, उसे नॉर्मल होने में वक्त लगेगा और उसे किसी चीज़ के लिए ज़बरदस्ती ना करें। वो जैसे कंफर्टेबल हो वैसे ही रहने दें ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। बाकी मेडिसिन तो चल ही रही है। डॉक्टर आते ही श्रद्धा को देखती हैं। ये गिर कैसे गई? अंकल, पता नहीं, शायद कमरे में पानी नहीं था तो किचन में पानी लेने गई थी, वहाँ शायद किसी चीज़ को देखकर डर गई। डॉक्टर, हाँ शायद, क्योंकि इन्हें कोई चोट नहीं है, डर की वजह से ही गिरी हैं। देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, इन्हें आपके प्यार और साथ की ज़रूरत है, वरना तो ये अगर इस तरह से सोचती रही तो ये डिप्रेशन में भी जा सकती हैं, फिर और भी मुश्किल होगा इन्हें ठीक करना। ये दवाई मैंने बदल दी है तो अब इनका आप ज़्यादा ध्यान रखें। युवराज अपने कमरे में आ गए। उनके चेहरे की लकीरें बता रही थी कि वो इस वक्त कितना परेशान थे। अब वो उस अपराधी को और ज्यादा वक्त नहीं देना चाहते थे। उन्होंने कुछ सोचा और फिर लेटकर आंखें बंद कर ली। अंकल श्रद्धा के सिर को सहला रहे थे और निढाल बेजान सी बेहोशी की हालत में पड़ी श्रद्धा से बातें कर रहे थे। आज मैं जिंदा हूँ तो तू हार रही है जिंदगी से, अगर कल को मैं ना रहूँ तो तुम्हें कौन संभालेगा? कितना बदकिस्मत हूँ मैं जो अपनी आंखों के सामने ये सब देख रहा हूँ। मेरी बच्ची ने अभी अपने सपने भी नहीं बुने और इतनी बुरी तरह किसी ने तोड़ दिया उन्हें। तेरी शरारतों से कितना परेशान रहता था मैं, बार बार बोलता था ये बचपना छोड़ दे, लेकिन मेरी बच्ची, तुझे कैसे समझाऊं कि मैं तेरी उन्हीं शैतानियों के लिए कितना तरस गया हूं मैं। अब मैं ऐसा क्या करूं कि तू मेरी पहले वाली श्रद्धा बन जाए? अंकल फफक फफक कर रो पड़े।
उसको सुबह होश आया तो उसने अपने पास बाबा को देखा, जो उसके सिर के पास ही बैठे बैठे सो रहे थे। उन्होंने उसका एक हाथ कसकर पकड़ रखा था, जैसे वो अपनी बेटी को एक पल के लिए कहीं भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। श्रद्धा ने देखकर बाबा को उठाया। उन्होंने उसको देखकर उसे पकड़ते हुए सवाल किया, बेटा, तुम ठीक तो हो? और रात को क्या हुआ था कि तुम अचानक से बेहोश होकर गिर पड़ी थी? उनकी बात सुनकर उसे रात का याद आया और उसके चेहरे पर फिर से डर दिख गया, जिसे अंकल ने देखकर फिर से पूछा। उसने डरते हुए अंकल के गले लगते हुए बोला, बाबा, रात हम पानी लेने किचन में गए तो एक साया देखा जो हमारी तरफ बढ़ रहा था और वो फिर से रोने लगी। अंकल ने उसको सिर के सहलाते हुए कहा, श्रद्धा, तुम तो कितनी बहादुर हो मेरा बच्चा, और एक साए से डर गई। बेटा, जब तुम अपने अंदर से ये डर नहीं निकालोगी तब तक हर चीज़ तुम्हें डराएगी। पर तुम अपने बाबा से प्यार करती हो तो अब से डरना बंद करके पहले वाली श्रद्धा बनकर दिखाओ। युवराज उसकी हालत देखकर दुखी थी। वो चाहते थे कि उस पे कोई मुसीबत आए तो वो पहले मुझसे टकराए और वो फिर से पहले की तरह हो जाए। वैसे तो सभी लोग उससे मिलने आते थे, हर कोई अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता था कि वो पहले की तरह हो जाए, पर वो उनकी हितों का जवाब या खामोशी रहकर देती थी या फिर एक नकली स्माइल करके। लेकिन उसके पीछे की उदासी हर कोई समझता था, लेकिन उसकी असली वजह वो खुद भी नहीं समझती थी। दूसरे दिन युवराज ने रॉकी को फोन कर कुछ करने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद रॉकी केशव और गुरु को लेकर आ गया। उनके पीछे संजय भी मीरा को लेकर आ गया। अंकल ने सबको एक साथ देखा तो खुश होकर बोले, तुम सब एक साथ आए, अच्छा लगा। वो तुम सबको एक साथ देखकर शायद कुछ अच्छा फील करे। रॉकी को अब समझ आया कि युवराज ने उसे सबको एक साथ लाने को क्यों कहा, वो भी किसी को ये बताए बिना कि उन्हें लाने के लिए उसने नहीं बल्कि युवराज ने कहा है। सबको एक साथ देखकर श्रद्धा को अच्छा लगा। सबने उसको हर बार की तरह घेर लिया, क्योंकि इस बार बड़े दिन बाद सब एक साथ आए थे, वरना जिसको जब टाइम मिलता वो उससे मिलने आ जाता था। श्रद्धा कल के हादसे को अब भूल गई थी। ये बात युवराज और अंकल दोनों ही नोटिस कर रहे थे। युवराज को रात वाली श्रद्धा याद आई तो उनके दिमाग में एक ही बात आई, तो उन्होंने मनोवैज्ञानिक से मिलने की सोची और सुबह वो सबसे पहले मुंबई के जाने माने मनोवैज्ञानिक से मिले। उन्हें उसकी सारी हालत के बारे में बताया। देखिए मिस्टर युवराज, मुझे आपकी सारी बातें सुनने के बाद लगता है जो हादसा उनके साथ हुआ है उसकी दो वजह हो सकती है। एक तो ये कि वो उस बारे में ही सोच रही हैं, उनकी सोच वहीं रुक गई है। उनके दिमाग में यह बात घर कर गई है कि इस हादसे से उनकी ज़िंदगी खराब हो गई है, अब कभी भी कोई उनसे प्यार नहीं करेगा। यही सबसे बड़ी वजह हो सकती है जो उनको उस चीज़ से निकलने नहीं दे रही। और दूसरी ये कि इस हादसे की वजह क्या है और ये उनके साथ ही क्यों हुआ है, ये सवाल जिसका जवाब उन्हें ना मिलने से वो इस चीज़ से नहीं निकल पा रही हैं। ये सब सोच सोच कर उनके अंदर एक खालीपन आ गया है। अगर हो सके तो आप उन्हें हर वक्त कहीं बिजी रखें, क्योंकि अंदर उनके जो खालीपन आ गया है उसे भरना पड़ेगा। और बाकी सबसे अच्छा इलाज एक ही है, वो है प्यार और केयर। इन दोनों से ही उस खालीपन को भर सकती हैं। एक ऐसा इंसान जो उसके दिल में एक नई उम्मीद जगाए, जो उसे नए सपने दे। लेकिन डॉक्टर स्वाति, इस वक्त अगर कोई उसके करीब आने की कोशिश करेगा तो वो ज़्यादा पैनिक नहीं हो जाएगी या फिर कुछ ज़्यादा स्ट्रेस ही ले ले? जी, आपकी बात अपनी जगह ठीक है मिस्टर युवराज, लेकिन वो सिर्फ फिजिकली करीब होने पर, मैं आपको मेंटली करीब होने को कह रही हूँ। जैसे हम किसी से मिलते हैं तो उससे दोबारा मिलने के लिए सोचना, किसी से घंटों फ़ोन पर बातें करना। आप ये मान लीजिए दूर रहकर भी अपनी बातों से हर पल किसी के दिमाग पर छाए रहना, या आप ये समझ लीजिए किसी को हर पल अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर देना, उसे भी प्यार ही कहते हैं। और उससे उनका माइंड डाइवर्ट भी हो जाएगा। उससे उनकी जो खुद को लेकर नेगेटिविटी आ गई है वो ख़त्म हो जाएगी, तो वो खुद ब खुद नॉर्मल होती जाएंगी। युवराज अपने कमरे में सामने लैपी रखा हुआ और ख्यालों में इतने गुम थे कि दयाल अंकल ने उन्हें आवाज़ दी। उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया।
अंकल आए और उनके सामने खड़े हो गए। युवराज एकदम से ख्यालों से बाहर आए और अंकल को देखा तो लपी साइड पे रख कर बोले, आइए अंकल बैठिए, कहिए कोई काम था? मैं जानता हूँ आज सबको आपने बुलाया था सिर्फ श्रद्धा के लिए। मैं आपका एहसान। युवराज ने अंकल की बात काटते हुए कहा, अंकल आप हर बार मुझे पराया कर देती हैं, लेकिन मेरे लिए आप हमेशा से मेरे अपने थे और मेरे होते हुए आपको कभी किसी बात की कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। अंकल नम आंखों से मुस्कुराते हुए बोले, आपने जो किया है वो कोई अपना ही कर सकता है। इसीलिए पहले मुझे श्रद्धा की बड़ी फिक्र थी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो उसका क्या होगा, पर अब आपके होते उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन फिर भी आप मुझसे एक वादा कीजिए कि आप उसको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं रहूं ना रहूं, पर आप उसके साए की तरह उसके साथ रहेंगी। जो नमी उनकी आंखों में थी वो बह निकली। युवराज ने उनके हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, अंकल आप आज कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर मेरे वादा देने से आपके मन को शांति मिलती है तो मैं आपसे वादा करता हूँ जब तक मैं हूँ श्रद्धा को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा उसके साथ उसके साए की तरह रहूंगा। युवराज की आवाज में एक अलग ही कशिश थी जिसे सुनकर अंकल के दिल को तसल्ली मिली। उनकी आंखों से आंसू जो उनका चेहरा भिगोए हुए थे, युवराज ने वो अपने हाथों से साफ किए और उन्हें उनके कमरे में भेज दिया। अगले दिन युवराज ने बद्री काका को अपने कमरे में बुलाया और कहा, काका आपको एक काम करना है। बोलो बेटा, क्या काम करना है? काका आपको श्रद्धा को दिन में कुछ न कुछ काम करवाना है, हर थोड़ी देर में, ताकि वो बिजी हो जाए। लेकिन बेटा उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, तो ऐसे में काम करवाना ठीक रहेगा? कहीं और बीमार पड़ गई तो? नहीं काका वो बीमार नहीं है, बस हर समय सोचती रहती है और डॉक्टर ने ही कहा है वो बिजी रहेगी तो ज्यादा सोच नहीं पाएगी। ठीक है, हो भी सकता है वो बच्ची तो अपने कमरे से बाहर भी नहीं आती, पर अगर डॉक्टर ने कहा है तो हम उसे ठीक करने के लिए ये भी करेंगे। आखिर बड़ी ही प्यारी बच्ची है, इस हाल में देखी नहीं जाती। और कोई काम युवराज? नहीं काका बस इतना ही। और फिर से अपनी ही सोच में गुम हो जाते हैं। मगर तभी एक फोन आया तो वो वहां से जल्दी से निकल गए। युवराज सीधे हॉस्पिटल पहुंचे। वहां जाकर वो रिसेप्शन पर खड़े ही हुए थे कि केशव की आवाज आई, सर। युवराज ने पलटकर देखा तो उनके होश उड़ गए। केशव की पूरी शर्ट खून से लथपथ थी और उसकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने आगे बढ़कर उसे कंधे से पकड़ते हुए पूछा, ये सब क्या है केशव? और तुमने जल्दी आने के लिए क्यों कहा, क्या हुआ है? वो बोलना तो चाहता था पर उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। इतने में एक नर्स भागते हुए आई और बोली, सर जो आपके साथ पेशेंट हैं उनकी हालत बिगड़ गई है, डॉक्टर को बुला रहे हैं। युवराज सवालिया निगाहों से केशव को देख रहे थे, पर केशव नर्स की बात सुनकर बस इतना ही बोल पाए, द और भागता हुआ ओटी के बाहर आ गया। युवराज को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो भी उसके पीछे आ गए। डॉक्टर ने केशव को देखा और कहा, आई एम सॉरी, शायद उनके पास बहुत कम टाइम है, वो आपसे मिलना चाहती हैं। ये कहकर डॉक्टर वहां से चले गए और केशव के कदम लड़खड़ा गए। वो गिरने को हुआ तो युवराज ने पकड़ते हुए कहा, आखिर तुम कुछ कहते क्यों नहीं कि अंदर कौन है? वो फफक फफक कर रो पड़ा और रोते हुए बोला, दयाल अंकल। युवराज ने सुना तो केशव को छोड़कर झटके से पीछे हो गए। वो एकदम सुन्न से पड़ गए। केशव उनका हाथ पकड़ अंकल के पास ले आया। उस हालत में अंकल को देखकर युवराज को बड़ा झटका लगा। वो वहीं जड़वत होकर एकटक उन्हें देखते रहे। अंकल ने युवराज को वहां देखा तो हाथ बढ़ाकर उन्हें अपने पास बुलाया और कुछ बोलना चाहा। युवराज आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़कर बोले, आप कुछ मत कहिए अंकल, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, फिर आराम से बात करेंगे। अंकल फीका सा मुस्कुरा कर बोले, मैं जानता हूँ कि लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ युवराज। उनकी सांसें तेज हो गई। नहीं, आप ठीक हो जाएंगे, युवराज ने उनका हाथ कसते हुए कहा। आपको ठीक होना ही होगा अंकल, श्रद्धा की खातिर आपको ठीक होना होगा। अंकल जोर लगाकर बोले, मेरे पास अब उनकी सांसें बहुत तेज हो चली थी। श्रद्धा का साथ, और इतना कहते ही उनकी सांसें थम गई।
खुली आंखों में अपनी बेटी की फिक्र और जुबान पर अपनी बेटी के लिए अनकही बात अधूरी छोड़कर वो अपनी बेटी को अकेला छोड़कर दूसरी दुनिया में चली गई। युवराज ने उनकी आंखें अपने हाथों से बंद की और उनका हाथ पकड़ वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। वो शायद कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे ये सब कैसे और क्या हो गया। उनकी आंखों के सामने अंकल के साथ बिताए सारे पल एक एक करके चलचित्र की भांति घूम रहे थे और पीछे खड़ा केशव उन्हें भीगी पलकों से देख रहा था। पर इस वक्त क्या करना चाहिए उसे भी नहीं समझ आ रहा था। उसने फोन उठाया और गुरु और रॉकी को वहां का पता देकर बुला लिया और खुद नीचे बैठ बदहवास से युवराज को उठाने लगा। केशव ने युवराज को पकड़कर बाहर रखी कुर्सी पर बैठाया और खुद बाहर की तरफ चल गया। रॉकी और गुरु केशव की आवाज़ सुनकर परेशान हो गए थे, इसीलिए वो जल्दी ही हॉस्पिटल में पहुंच गए। उन्होंने केशव को देखा तो भागकर उसके पास आए। उसको ऐसे देखकर वो दोनों ही शॉक्ड थे। रॉकी ने आगे बढ़कर उसको अपने गले लगा लिया, जिसकी केशव को इस वक्त बहुत ज़रूरत थी। वो बिलख कर रो पड़ा। रॉकी ने प्यार से उसकी पीठ पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ तुझे मेरे भाई? तू इस हाल में? सब ठीक तो है? आखिर बात क्या है? रॉकी ने उसे पास रखी एक कुर्सी पर बैठाया और खुद उसके पास बैठ गया। गुरु उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। अब केशव दोनों को देखकर थोड़ा संभल कर बोला, सुबह मेरे फ़ोन पर दयाल अंकल का फ़ोन आया, लेकिन बोल कोई और ही रहा था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा अंकल का बड़ी बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ था। मैं फटाफट उन्हें अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल ले आया। वो बेहोशी में युवराज सर का नाम ले रहे थे, तो मैंने उन्हें फ़ोन कर दिया। और फिर क्या? रॉकी ने पूछा। सर यही हैं। बोला, यार तू बोलता क्यों नहीं? दयाल अंकल अब नहीं रहे और सर वहीं बैठे हैं। समझ नहीं आया क्या करो तो तुम दोनों को। वो आगे बोल नहीं पा रहा था। रॉकी और गुरु दोनों केशव की बात सुनकर कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, या फिर यकीन नहीं कर पा रहे थे जो अभी सुना वो सच है या सपना। लेकिन फिर हिम्मत करके केशव बोला, चलो अंदर, सर अकेले हैं। तीनों युवराज जी के पास आ गए। युवराज अभी भी एक ही जगह नजरें गड़ाए हुए थे। रॉकी ने उन्हें ऐसे देखा तो वो उनकी हालत को महसूस कर सकता था, क्योंकि युवराज के मॉम डैड के बाद अगर उन्हें किसी ने संभाला था तो वो थे दयाल अंकल ने और बद्री काका ने। जब तक युवराज अपने परिवार के जाने के गम से उभर नहीं पाए थे, तब तक उन दोनों ने उन्हें और उनके डैड के काम को पूरी ईमानदारी से संभाला था। इसीलिए वो उन दोनों को हमेशा अपना परिवार ही समझते थे। पर आज वो अंकल जी भी चले गए और कुछ जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाल गई। रॉकी ने बड़ी ही हिम्मत करके युवराज को आवाज़ दी, पर युवराज को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तो रॉकी थोड़ी ज़ोर से उनका हाथ पकड़ कर बोला, सर अगर आप ही ऐसा करेंगे तो हम सब श्रद्धा को कैसे संभालेंगे? युवराज ने जैसे ही श्रद्धा का नाम सुना तो उन्हें होश आया। उनका दिल तड़प उठा। उन्होंने आंखें बंद कर ली और आज पहली बार उनका दर्द बंद आंखों से बह निकला। श्रद्धा के बारे में सोचकर उन्होंने अपनी आंखें खोली और अपना चेहरा साफ किया। उनकी आंखें लाल दहकता अंगारा सी थीं। उन्होंने उन तीनों को दयाल अंकल को बंगलो लेकर आने को कहकर खुद भी आ गए। वो जानते थे कि ये खबर श्रद्धा की जान भी ले सकती है, इसीलिए वो और ज़्यादा डरे हुए थे। श्रद्धा के लिए उन्होंने खुद को संभाला, क्योंकि उन्हें पता था श्रद्धा को संभालना ज़्यादा मुश्किल होना है। उन्होंने रास्ते से ही संजय को फ़ोन कर मीरा को लेकर आने को बोल दिया था। संजय ने सुना तो वो भी हैरान रह गया। अंकल के लिए वो भी पहले ही दुखी था, पर अब वो श्रद्धा को लेकर और डर गया। वो भागते हुए मीरा के कमरे में गया और उसे सब बता दिया। वो परेशान होते हुए बोला, अब क्या होगा श्रद्धा का? खुद को कैसे संभालेगी? अगर उसे कुछ हो गया तो? वो घबराहट में बोलता ही गया। मीरा की आंखों में भी आंसू थे। उसे भी दुख था और संजय को लेकर भी परेशान हो रही थी। वो समझ रही थी कि अगर श्रद्धा को कुछ हुआ तो संजय बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो उसको संभालते हुए बोली, भाई आप ऐसे कैसे कमज़ोर पड़ सकते हैं? हम हैं ना, उसको कुछ नहीं होने देंगे। चलिए, इस वक्त आपकी श्रद्धा को आपकी ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है। युवराज बंगलो पहुंचकर सीधा श्रद्धा के कमरे में गए। वो दवाई की वजह से कभी कभी देर तक सोती रहती थी। सोती हुई वो कितनी प्यारी और मासूम सी लग रही थी।
युवराज का दिल तड़प रहा था। वो जानती थी कि इस दुख से उसको रूबरू होना ही पड़ेगा। वो बोझल कदमों से उसके बेड के पास गई। बेड पर उसके करीब बैठकर प्यार से उसके सिर को सहलाया। उसने अपने सिर पर किसी का हाथ महसूस किया तो उसने आंखें खोलकर उस तरफ देखा तो सामने युवराज थे। वो हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी करके उन्हें देखने लगी। युवराज ने उसको जगाते हुए देखा तो वहां से थोड़ा पीछे हो गए। वो तो पहले ही युवराज को अपने इतने करीब देखकर हैरान थी, पर जब उसकी नज़र उनकी आंखों पर गई जो कि लाल अंगारा सी होकर बहुत कुछ बयां कर रही थी, वो एकदम से उठ बैठी। घबराकर उसने एकदम से पूछा, क्या हुआ? आपकी आंखें? आज युवराज उसका दुख कम करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। युवराज ने उसको कसकर गले लगा लिया। वो जहाँ थी वहीं जाम हो गई। उसका दिमाग सुन्न हो गया। आज अचानक से ऐसे युवराज का स्पर्श उसे हैंग कर चुका था। जब युवराज ने महसूस किया वो कुछ भी नहीं बोली तो उन्होंने उसको बेड पर बैठाया और उसके दोनों कंधों को पकड़कर अपनी आंखें कसकर बंद करके सारी हिम्मत एक साथ जुटाकर एक ही सांस में बोल गई, श्रद्धा। श्रद्धा, दयाल अंकल का एक्सीडेंट हो गया है और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने आंखें खोली तो श्रद्धा उनके हाथों में झूल रही थी। युवराज ने उसको लेटाकर अपने आंसू साफ करते हुए डॉक्टर को फोन किया। संजय, मीरा और डॉक्टर तीनों एक साथ ही युवराज हाउस पहुंचे। संजय डॉक्टर को देखकर डर गया। बद्री काका डॉक्टर को लेकर जल्दी से श्रद्धा के पास आ गए। डॉक्टर ने सबको बाहर भेजकर श्रद्धा को चेक किया और इंजेक्शन लगा दिया और बाहर आ गए। बाहर आते ही युवराज और संजय दोनों ही भागकर डॉक्टर के पास आए और एक साथ ही बोले, श्रद्धा ठीक तो है ना डॉक्टर? जी, वो अभी ठीक है। थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा, पर उन्हें किसी बात का सदमा लगा है। युवराज ने डॉक्टर को दयाल अंकल के बारे में बताया। डॉक्टर परेशान होते हुए बोले, देखिए, वो फिजिकली तो थोड़ी कमज़ोर हैं, लेकिन मेंटली इस वक्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इसीलिए उन्हें अकेला मत छोड़िए और दवाई वक्त पर दीजिए। बाकी भगवान से दुआ कीजिए कि वो इन सबको बर्दाश्त कर सकें। अगर ज़रूरत पड़े तो फ़ोन कर दीजिएगा। अब मैं चलता हूँ। बद्री काका डॉक्टर को बाहर तक छोड़ आए। संजय ने युवराज से पूछा, आखिर ये सब कैसे हुआ? सुबह मुझे केशव का फ़ोन आया था, बाकी क्या हुआ केशव ही बता पाएगा। और इतना कहकर युवराज श्रद्धा के पास आ गए और पीछे पीछे संजय और मीरा भी चले आए। मीरा रोते हुए बोली, भाई, अब श्रद्धा को कैसे संभालेंगे? युवराज ने श्रद्धा की तरफ देखा और मन में कहा, नहीं, श्रद्धा मेरा खुद से वादा है और वो वादा मैंने अंकल से भी किया था। उसे मैं अपनी आखिरी सांस तक निभाऊंगा। और मुझे माफ़ करना श्रद्धा, कहीं ना कहीं इन सब की वजह तो मैं ही हूँ, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब ज़्यादा वक्त और ये खेल नहीं खेल पाएगा वो। बस एक बार तुम ठीक हो जाओ। तुम्हारा ठीक होना बेहद ज़रूरी है। सारी फॉर्मेलिटी करके तीनों अंकल को घर ले आए। श्रद्धा को भी होश आ चुका था। इस वक्त सब लोग दयाल अंकल के अंतिम संस्कार में बिजी थे। इधर मीरा के लिए श्रद्धा को अकेले संभालना मुश्किल होता जा रहा था। वो बार बार बेहोश हो जाती थी। युवराज दयाल अंकल के लिए एक बेटी के सारे फर्ज निभा रहे थे। रात में संजय ने श्रद्धा से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ बोली ही नहीं, सिवाय उनकी आंख के आंसू के। वो कोई रिएक्शन नहीं दे पा रही थी, जो संजय के दिल पर तेजाब का काम कर रही थी। वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता फिर खींच लेता। वो चाहता था कि वो उसको अपने सीने से लगाकर उसका सारा दुख खत्म कर दे, पर यहाँ वो उसके आंसू भी नहीं पोंछ पा रहा था। सुबह शाम मीरा, बद्री काका, केशव, रॉकी, गुरु, संजय सब कोशिश कर रहे थे श्रद्धा कुछ खा ले, लेकिन उसकी हालत और ख़राब होती गई। 3 दिन से उसने ना कुछ खाया ना पिया। डॉक्टर आते तो इंजेक्शन और निडल लगा जाते। आज डॉक्टर ने कहा, अगर वो खाना नहीं खाएंगी और इस तरह इंजेक्शन लगते रहे तो उसकी जान पर भी बन सकती है। जिसे सुन सब सख्ते में आ गए। अंकल को तो वो नहीं बचा पाए, पर श्रद्धा को हर कोई दिल जान से चाहता था कि उसको कुछ ना हो। उसको ऐसे देखकर संजय भी अंदर ही अंदर घुटता जा रहा था। उसकी हर कोशिश बेकार जा रही थी। उसका उसको खो देने का डर बढ़ता ही जा रहा था। युवराज अब भी चुप थे।
अब तक बड़ी मुश्किल से वो खुद को रोके हुए थे। उन्होंने अभी तक श्रद्धा से कुछ नहीं कहा। वो उसको थोड़ा संभलने के लिए वक्त देना चाहते थे, पर डॉक्टर के कहने के बाद वो अब और रुकना नहीं चाहते थे। उसको अब मेरी ज़रूरत है। वो बस ये सोच रहे थे कि वो उसका साथ कैसे दें। वो अब उसको किसी भी कीमत पर ऐसे नहीं देख पा रहे थे। रात बढ़ती जा रही थी। उसकी फिक्र करके सब थक गए थे। हर कोई देर से ही सही नींद में जा चुके थे, सिवाय उसके और युवराज के। वो धीरे से उसके कमरे में गए। कमरे में पहुंचे तो श्रद्धा को वहां ना पाकर हक्के बक्के रह गए। वहां सिर्फ मीरा सोई थी, पर श्रद्धा पूरे कमरे में कहीं नहीं थी। युवराज ने घबराकर मीरा को जगाया और उसके बारे में पूछा, श्रद्धा कहाँ है मीरा? मीरा बड़ी ही थक कर देर से सोई थी, इसीलिए वो आधी नींद में ही बोली, युवराज यही तो सो रही है। युवराज ने उसे जोर से हिलाते हुए गुस्से से कहा, वो यहाँ नहीं है। मैं तुम्हें पागल लगता हूँ? उनकी गुस्से से भरी तेज आवाज़ सुनकर उसकी डर कर नींद उड़ गई और वो एक झटके से बेड से खड़ी हो गई। कहाँ जा सकती है श्रद्धा? जब मैं सोई तो वो यहीं सो रही थी और मुझे ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ है सोए। इतने में कहाँ जा सकती है? तुमने घर में देखा? हो सकता है बाहर गई हो। युवराज और मीरा ने पूरा घर छान मारा, लेकिन वो कहीं भी नहीं थी। संजय भी उठ गया। श्रद्धा गायब है सुनकर उसे एक झटका सा लगा। तीनों को एक ही डर कि आखिर इस हालत में वो कहाँ जा सकती है, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। युवराज बंगलों से बाहर निकलने लगे तो संजय भी भाग कर आ गया। तो युवराज ने कहा कि दोनों अलग अलग जाते हैं, जिससे वो जल्दी ही मिल जाए। रात 12 बज रहे थे। मुंबई वैसे तो कभी शांत नहीं होती, पर श्रद्धा के लिए तो खतरों से भरी थी। दोनों हर जगह ढूंढ रहे थे। एकदम से श्रद्धा के घर का दरवाज़ा खोला तो वो वहाँ अपने मम्मी पापा की फ़ोटो सीने से लगाए रो रही थी, और दरवाजे पर खड़े इंसान के आंखों में जो गुस्सा और डर था, वो उसको देख ऐसे गायब हो गया। उसकी जगह नमी ने ले ली। दिल जितना उन्हें आंसू से दूर रखना चाहता था, वक्त ने उतनी ही आंसू उनकी आंखों में भर दिए। उन्होंने आगे बढ़कर उसे बच्चों की तरह थाम लिया। वो युवराज के सीने से लगी बेतहाशा रोई जा रही थी। उसके आंसू सीधा युवराज के दिल पर वार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उसे रोने दिया। आज उसका दर्द, सारा गम, सारा गुबार आंसू के जरिए बाहर आ रहा था, जिसे युवराज अपने अंदर समेट लेना चाहते थे। युवराज ने उसे कस के अपनी आगोश में भरा हुआ था। श्रद्धा ने भी युवराज को कस के पकड़ा हुआ था। जब रोते रोते उसे काफी देर हो गई, तब उसने आंखें खोली तो वो हैरान होकर उन्हें देखने लगी। लेकिन इस बार युवराज पीछे नहीं हुए, वो उसे यूं ही थामे खड़े रहे। उसके गले से बस इतनी ही आवाज निकली, युवराज जी। हाँ मैं। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या जवाब देता मैं अंकल को? अगर तुम्हें यहाँ आना था तो बताकर किसी को साथ लेकर आती। पता है सब कितना परेशान है। वो उसके सर पर हाथ फेरते हुए भरे गले से बोल रहे थे। चलो अब घर चलो, रात काफ़ी हो गई है। वो खुद को छुड़ाते हुए बोली, नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम अपने घर में ही रहेंगे। नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकती, मैंने कहा ना। तुम जानती हो जो मैं कहता हूँ वो ही होगा। पर वो वहाँ खड़ी जाम हो गई। वो फिर से कहती हैं, देखो श्रद्धा, अंकल ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी है, इसीलिए अब से तुम मुझे बिना बताए कहीं भी नहीं जाओगी, समझी? वो फिर से ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और फोटो को गले से लगाए एक ही बात कहती है, नहीं, हम बाबा को छोड़कर नहीं जाएंगे, बाबा को छोड़कर नहीं जाएंगे। युवराज उसकी हालत देखती है तो फिर से खुद को नॉर्मल करके उसके सिर पर हाथ रखकर कहती हैं, मैं जानता हूँ श्रद्धा, तुम अंकल को बहुत मिस कर रही हो, पर वो तुम्हें इस तरह टूटती हुए देखकर तुमसे भी ज़्यादा दुखी होंगे। और जिस श्रद्धा को मैं जानता हूँ वो किसी को दुख में नहीं देख सकती। वो गिरने लगती हैं, लेकिन युवराज उसे थाम लेते हैं और वापस बंगलो ले आते हैं और डॉक्टर को फ़ोन करके बुला लेते हैं। डॉक्टर चेक करके बताता है अभी वो ठीक है, पर अगर वो खाना नहीं खाएगी तो ऐसा ही होगा। और क्या श्रद्धा ने किसी से बात की? डॉक्टर के पूछने पर युवराज सब बता देती हैं।
चाहे 2 लफ्ज़ ही सही, पर कुछ बोलना उनके लिए ठीक है। पर ऐसे उनका अकेले रात में कहीं बाहर जाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अभी भी वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। ऐसे में वो कुछ कर भी सकती है। श्रद्धा को अंदर रूम में छोड़कर युवराज, संजय, मीरा तीनों बाहर आ गए। संजय, वैसे यूवी, तुझे कैसे पता चला कि वो अपने घर गई होगी? युवराज खोए हुए से ही जवाब देते हैं। पता नहीं, पर जब यहाँ से निकला तो बस लगा कि वो और कहीं नहीं जा सकती, सिवाय अपने घर के। चाहे कुछ वक्त ही सही, पर वहाँ उसने अंकल के साथ वक्त बिताया है, इसीलिए वो मुझे वहीं मिलेगी। पर वो वहाँ से आने के लिए नहीं मान रही थी। वो तो जब बेहोश हो गई तो मैं उसे उठा लाया, पर जब होश में आएगी तो ना जाने कैसे रिएक्ट करेगी। तीनों उसके होश में आने का इंतज़ार करते हुए वहीं हॉल में ही सो गए। सुबह युवराज की आंख खुली तो 7 बज रहे थे। उन्होंने एक नज़र संजय और मीरा को देखा। वो दोनों सोफे पर बच्चे की तरह सोए हुए थे। वो उन्हें देखकर सोचने लगा, जब से ये दोनों यहाँ आए हैं मेरी वजह से परेशान हैं। अब सब जल्द ही ठीक करना होगा। फिर वो सीधा श्रद्धा के रूम में चले गए। श्रद्धा अभी भी सो रही थी। युवराज अपने कमरे में फ्रेश होने चले गए। तैयार होकर वो किचन में बद्री काका के पास गए। वहां से एक ट्रे में चाय और नाश्ता लेकर वो हॉल में संजय और मीरा को देख फिर से श्रद्धा के रूम में चले गए। युवराज ने प्यार से श्रद्धा के सिर को सहलाया और आवाज देकर उठाते हुए बोले, श्रद्धा, चलो, कितना टाइम हो गया है, अब तक तुम उठी नहीं। श्रद्धा ने धीरे धीरे आंखें खोली तो वो युवराज को देखकर हैरान हो गई। फिर उसे रात वाली बात याद आ गई और उठकर सर नीचे करके बैठ गई। युवराज ने उसे ऐसे देखा तो समझ गए कि वो कुछ नहीं बोलेगी। उन्होंने बिना कुछ कहे प्लेट में पड़ा पोहा चम्मच में डालकर उसके मुंह के आगे कर दिया। वो नज़र उठाकर युवराज को देखने लगी। उसने युवराज की आंखों में देखा तो युवराज ने चम्मच उसके मुंह से लगा दिया। वो कुछ भी ना कह पाई और ना ही कुछ कर पाई। वो बस एकटक उनकी आंखों में देखती रही और युवराज ने उसे सारा नाश्ता करा दिया तो वो प्लेट साइड में रखकर श्रद्धा के सिर को सहलाते हुए बिना कुछ कहे चले गए। वो तो बस बुद्ध बनी सब देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आया। थोड़ी देर में ही मीरा अंदर आई। उसको दवाई देते हुए बोली, क्या यार, तूने नाश्ता कर लिया और मेरी आंख भी नहीं खुली। चल कोई नहीं, तू दवाई ले, फिर आराम से हम दोनों बातें करेंगे। श्रद्धा ने दवाई खाई। उसका किसी से बातें करने का मन नहीं था तो फिर से लेट गई और आंखें बंद कर ली। उसे बंद आंखों से भी अपने बाबा के साथ गुजारे पल याद आ रहे थे। वो फिर से अपने घर जाने के लिए बेचैन हो उठी। फिर से उठकर बाहर जाने लगी, लेकिन कमरे से बाहर निकलते ही उसे संजय मिल गया। संजय को देखकर वो ठिठक गई। उसने जब श्रद्धा को ऐसे कमरे से बाहर देखा तो सोचने लगा कि शायद गार्डन तक जाना चाहती है। वो खुद ही उससे पूछता है, श्रद्धा, तुम ठीक हो? कुछ चाहिए? मुझे बताओ। संजय ने जब देखा वो कुछ नहीं बोली तो फिर कहने लगा, चलो तुम और मैं थोड़ी देर गार्डन में बैठते हैं। और कितने दिन से हम दोनों दोस्तों ने बात भी नहीं की। वहाँ आराम से बातें करेंगे। दोनों गार्डन में खुली हवा में बैठ जाते हैं। संजय उसको अपने साथ ऐसे देखकर खुश हो जाता है और श्रद्धा वहाँ से बस अपने घर जाना चाहती थी। संजय उससे ढेर सारी बातें करता है, लेकिन वो बस चुप कर बैठी रहती है। पर अब वो रो नहीं रही थी और संजय की बातें सुन रही थी। संजय को इतने में ही सुकून सा था। वो बातें करते वक्त उसे जी भर कर निहार रहा था और उसका दिल उतना ही चैन पा रहा था। वो उसे देख सोच रहा था, बस श्रद्धा, एक बार तुम इन सब टेंशन से निकल जाओ। तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि दोबारा कभी इन आंखों में आंसू नहीं आएंगे। तभी संजय का फ़ोन बजता है और फ़ोन देखकर वो उससे थोड़ा दूर खड़ा हो जाता है। अब उसकी पीठ श्रद्धा की तरफ थी। जब वो संजय को देखती है तो वो वहाँ से गेट की तरफ चल पड़ती है। वो जैसे ही गेट पार करती है तो उसके आगे कोई खड़ा था। वो अपनी आंखें बड़ी करके देखती है। उसके मुंह से निकलता है, युवराज जी। वो उसको देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो फिर भी युवराज की साइड से होकर निकलने लगती है, पर अब युवराज की मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह गुस्से ने ले ली। वो उसकी कलाई पकड़ खींचकर उसे फिर से अंदर ले आती है। संजय जब मुड़कर देखता है तो वो वहाँ नहीं होती। उसकी नज़र गेट पर जाती है तो वो हैरान रह जाता है। युवराज उसकी कलाई पकड़कर उसे अंदर ला रहे थे।
वो हड़बड़ा के उनके पास गया और श्रद्धा से बोला, ये सब क्या है श्रद्धा? अभी तो हम दोनों बातें कर रहे थे। मैं बताता हूँ। तुम फोन पर बात करने लगे तो श्रद्धा को भागने का मौका मिल गया, पर ये भूल रही है कि मेरी नज़र कल से इन पर ही है। कुछ भी कर ले पर यहाँ से बिना मेरी मर्जी के नहीं जा सकती। और श्रद्धा की कलाई छोड़ वहाँ से चले जाते हैं। संजय उसको लेकर फिर परेशान हो जाता है। 1 मिनट में उसको कुछ हो जाता तो उसको कमरे में जाके आराम करने के लिए कहता है, पर वो वहीं गार्डन में ही बैठ जाती है। मीरा उसे ज़बरदस्ती अंदर ले जाती है, पर वो वहाँ किसी से भी बात करने को राज़ी नहीं थी। वो बस अपने बाबा के घर जाना चाहती थी। वो रोती चिल्लाती सब उसका दुख देखते पर जानती थी कि यहाँ से जाना मतलब उसकी मौत। आज दयाल अंकल की 13वीं थी। उनकी आत्मा की शांति के लिए युवराज ने घर में एक पूजा रखवाई थी। पूजा के बाद श्रद्धा फिर से जाने के लिए बाहर निकलने लगी। इतने दिनों का युवराज का सब्र भी अब जवाब देने लगा था। युवराज ने उसको पीछे से आवाज़ दी, श्रद्धा, तुम्हारे दिमाग में एक बात क्यों नहीं आ जाती? तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकती हो। युवराज ने सख्त लहजे में कहा। वो भी थक हार कर बोल ही पड़ी, क्यों क्यों नहीं जा सकती? हम यहाँ नहीं रहना चाहते, हमें अपने घर जाना है। संजय बीच में बोल पड़ा, तुम समझ क्यों नहीं रही? बाहर तुम्हारी जान को खतरा है। क्यों तुम अपनी जान के दुश्मन बन बैठी हो? आखिर हम दोस्त हैं। संजय ये आखिरी लाइन बड़ी उम्मीद से कहता है कि शायद वो उसकी दोस्ती की खातिर ही मान जाए। वो रोते हुए गुस्से में चीखते हुए बोली, मार ही डालेगा ना कोई हमें तो मार ही डाले। उसने बिना कसूर के हमारे बाबा को भी तो मार डाला। आगे चाहता क्या है वो? इतना कुछ किया हमारे साथ बिना हमारा कसूर बताए। हमें हमारे कान्हा जी पर भरोसा था, चाहे हमारा बचपन कैसे भी गुजरा हो, लेकिन कान्हा जी से कभी तो लफ्ज़ शिकायत के नहीं बोले। स्कूल में सब बच्चों के पापा आते थे और हम उन्हें नम आंखों से देखते रहते थे। हम अपने बाबा से दूर रहे, उनके प्यार के लिए तरसते रहे, और जब बाबा मिले तो उससे पहले हमारी माँ ने हमारा साथ छोड़ दिया। नानी तो हमें इतना प्यार करती थी, वो भी हमें छोड़ गई। आज जब बाबा का प्यार मिला तो वो भी हमारी किस्मत में कुछ ही वक्त के लिए आया। हम तो फिर से तन्हा रह गए। लेकिन अब हमें किसी पे भरोसा नहीं है, ना कान्हा जी पे ना ही किसी और पे। इसीलिए हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। हम अगर बच भी गए तो खुद ही खुद को संभाल लेंगे। वो बदहवास से बोले जा रही थी। आखिरी लफ्ज़ बोलते हुए वो एकदम आगे बढ़ी, लेकिन युवराज बोल पड़े, चाहे तुम कुछ भी कह लो कर लो, पर यहाँ से नहीं जा सकती। मैंने अंकल को वादा किया है कि तुम पर एक खरोंच तक नहीं आने दूंगा, और मैं अपना वादा हर हाल में निभाता हूँ, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। वो भी आज पूरी जिद पर थी। वो गुस्से से फिर बोली, वादा आपने किया है, हमने नहीं। हमारा यहाँ किसी से कोई रिश्ता नहीं है। जो भी था वो बाबा के साथ ही चला गया। हम यहाँ पर आए हैं, इसीलिए हमें रोकने की नाकाम कोशिश ना करें। हम आज नहीं तो कल यहाँ से चले जाएंगे, चाहे कैसे भी जाना पड़े। इतना कहने के बाद वो 2 कदम और आगे बढ़ती है। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचे, युवराज ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे खींच कर ले गए। युवराज वहां से उसको अपने बंगलों के मंदिर की तरफ लेकर जा रहे थे। वो खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। एक तो वो थी ही नाजुक सी कली, ऊपर से इतने दिनों से उसने खुद को इतना कमज़ोर कर लिया था कि अब चाहे कर भी वो किसी का सामना नहीं कर पाती। फिर ये तो हमारे युवराज थे, जिनके सामने अच्छे अच्छों के बोलने तक की हिम्मत नहीं थी, और उनकी पकड़ से निकलने की तो सोचना ही बेकार था। वो चीख रही थी, हमें छोड़िए युवराज जी। श्रद्धा को ऐसे देख संजय और मीरा की आंखें नम हो गईं, पर उसको बार बार समझाने के बाद भी उसके ऐसे रवैये की वजह से वो दोनों कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि आज क्या होने वाला है। युवराज ने श्रद्धा को अपने बंगलों में बने छोटे से मंदिर के सामने खड़ा कर दिया। संजय और मीरा भी उनके पीछे आ गई। बद्री काका कुछ बोलने को हुए तो युवराज ने उन्हें हाथ दिखाकर कुछ भी बोलने से मना कर दिया, क्योंकि आज उनका गुस्सा किसी के रोके नहीं रुकने वाला था। वो ऊंची आवाज में बोले,
नहीं काका, आज नहीं। इतने दिन से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे बस तुम्हारी जान की फिक्र है। उसे किसी भी कीमत पर खतरे में नहीं डाल सकता मैं। पर ये लड़की अपने में ही गुम, अपने जिद के आगे किसी के सुनने को राजी ही नहीं है। इसे लगता है इसका यहाँ कोई नहीं है, यहाँ ये पराई है, किसी से कोई रिश्ता नहीं है। इसे रिश्ते चाहिए ना, तो मैं देता हूँ इसे रिश्ता। युवराज ने एक पल की देरी किए बिना पूजा की थाली में से मुट्ठी भर सिंदूर उठाया, जो कभी कभी जबरदस्ती बद्री काका युवराज जी के जन्मदिन पर उनको तिलक लगाते थे, और झट से श्रद्धा की मांग में भर दिया। टू बी कंटिन्यूड। ये सरप्राइज आपको कैसा लगा? क्या श्रद्धा इस रिश्ते को अपना पाएगी? क्या उसे युवराज हाउस से चले जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा।